फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्राची बघेल। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की सीरीज़ चल रही थी, जिसका आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स, ये भी हमें इस एग्ज़ाम में देखने मिलते हैं। मैं आपको जितने भी पॉइंट्स पढ़ा रही हूँ, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, जब तक से हमारी इंपॉर्टेंट क्लास की सीरीज़ चल रही थी, तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है। इनमें जो एग्जाम में हमेशा देखने मिले हैं वही क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है, जो हमेशा बार बार देखने मिलते हैं, रिपीट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर, है ना। तो स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 18 बार, मतलब कि 1 मिनट में कितने बार मतलब श्वसन करते हैं? 16 से 18 बार करते हैं। और हम लोग को पता है कि 1 मिनट में हृदय कितने बार धड़कता है? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है ना। तो याद रखो कि हृदय का भी इंपॉर्टेंट है कि 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कन होती है, और 1 मिनट में अगर श्वसन दर की बात की जाए तो कितनी होती है? 16 से 18 बार। कन्फ्यूज नहीं होंगे, श्वसन दर और धड़कन और हार्ट रेट अलग अलग होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट पॉइंट है कि मानव में मूत्र का पीएच कितना होता है दोस्तों? 6 होता है, मतलब कि हल्का अम्लीय होता है। क्या होता है? हल्का अम्लीय होता है, ठीक है। शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो क्या है शरीर का सबसे बड़ा अंग? त्वचा है ना, पूरे शरीर में फैली हुई होती त्वचा। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा है। और बात की जाए सबसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होती है ना, लिवर, ठीक है, जो कि बाह्यस्रावी ग्रंथि है ना। और अंतःस्रावी ग्रंथि की बात होती है तो वो कौन सी होती है? थायराइड होती है। बाह्यस्रावी कौन सी होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। और अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठ कितने होते हैं? 4 होते हैं ना। दाया आलिन, बाया आलिन, दाया निलय और बाया निलय। कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं, इंपॉर्टेंट है। लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है स्टूडेंट? पुरुष क्रोमोसोम के द्वारा होता है ना। तो हम लोग को पता है कि जो मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, है ना। कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े। 23 में से क्या होते हैं? 22 होते हैं, दोनों में समान होते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है मेल में भी अलग होता है, फीमेल में भी अलग होता है। 23वां जोड़े में मेल में होगा तो क्या होगा? XY होगा, और फीमेल में होगा तो XX होगा, है ना। मतलब अगर ये वाला X और ये वाला X मिल जाता है, XX तो क्या होते हैं? लड़की होती है, और ये वाला Y और ये वाला X मिल जाता है तो क्या होता है? लड़का होता है ना। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेल है ना। मेल के क्रोमोसोम है XY, इसलिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? मेल होता है। इसलिए बोलते हैं कि लिंग के लिए कौन इंपॉर्टेंट होता है, या कौन मतलब लिंग निर्धारण करता है? तो मेल करता है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? क्लोरोएसिटोफिनाल, है ना, क्लोरोएसिटोफिनस है। तो अश्रु गैस मतलब कि जो आंसू के लिए जो गैस रिस्पॉन्सिबल होती है ना, उसको बोलते हैं अश्रु गैस। तो अश्रु गैस के लिए भी इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है। और दोस्तों, आप लोगों को पता है ना, जो हंसी आती, लॉफिंग गैस किसको बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं ना। किसको बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, एक अश्रु गैस भी याद रखोगे आप, और एक मतलब लॉफिंग गैस, मतलब हंसाने वाली गैस, है ना। हंसाने वाली गैस किसको बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। अब नेक्स्ट पॉइंट है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं को क्या बोलते हैं? RBCs भी बोलते हैं ना, रेड ब्लड कार्पसल्स भी बोलते हैं। तो इनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है, ठीक है। और फिर श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है स्टूडेंट? 2 से 3 दिन का होता है। याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। लाल रक्त कणिकाओं मतलब रेड ब्लड कार्पसल्स का 120 दिन, और व्हाइट ब्लड कार्पसल्स का होता है 2 से 3 दिन। इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए कहाँ स्टोरेज रहता है? यकृत में, लिवर में रहता है ना। इंपॉर्टेंट है ये भी। जो विटामिन ए का जो स्टोरेज होता है वो कहाँ होता है? बॉडी के अंदर, लिवर में होता है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लाल रक्त कणिका को इरिथ्रोसाइट कहते हैं। दूसरा नाम है रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रक्त कणिका या इरिथ्रोसाइट, है ना। वैसे WBC का भी नाम है दूसरा, या वाइट ब्लड कार्पल्स या श्वेत रक्त कणिकाओं को और क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। लाल रक्त कणिकाओं को इरिथ्रोसाइट और श्वेत रक्त कणिकाओं को ग्लूकोसाइट। और एक होती है प्लेटलेट्स, है ना। क्या होता है? ब्लड में ब्लड होता है, ठीक है। तो ब्लड में क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है। प्लाज्मा होता है, क्या होती है? ब्लड सेल्स होती है, BC या ब्लड सेल्स, है ना। जो प्लाज्मा होता है वो तरल पदार्थ होता है। क्या होता है? तरल पदार्थ, जो कि कितना होता है? 55% होता है। और जो ब्लड सेल्स होती हैं वो कितनी रहती है? 45% रहती है ना। तो ब्लड सेल्स में कौन सी आती है? RBC आती है, WBC आती है, और क्या आती है? प्लेटलेट्स आती है ना। तो इसी ब्लड सेल्स में क्या आती हैं? RBC आएंगी, ठीक है, RBC, WBC आएगी,
ठीक है। और क्या आती है, प्लेटलेट्स आती है ना। तो इन्हीं ब्लड सेल्स के अलग अलग नाम है, इरिथ्रोसाइट है, ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट, है ना। क्या बोलते हैं बच्चों, थ्रोम्बोसाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तीनों। ठीक है, हमने देख लिया ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा सेल जो कि ब्लड का द्रव वाला भाग रहता है, मतलब तरल पदार्थ रहता है। और एक क्या होता है, ब्लड कोशिका या ब्लड सेल्स भी बोलते हैं जिनको, जिनमें क्या होती हैं, रक्त कणिकाएं होती हैं। आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं, और क्या होती है, प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, तो आरबीसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट, है ना। याद रख लो, यहाँ प्लेटलेट्स नहीं है, तो जो प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ठीक है, आरबीसी का काम क्या होता है कि मतलब ऑक्सीजन वाला रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाना, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को बाहर करना, ठीक है, ब्लड को। ठीक है, तो आरबीसी क्या है, एक वर्णक है ना, पिगमेंट है। और श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या काम होता है, ये उसकी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ना। और लास्ट में क्या देखिए, तो थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स किस लिए होती हैं रिस्पॉन्सिबल, रक्त का थक्का बनाने के लिए, है ना, ब्लड क्लॉट होने के लिए। तो तीनों इंपॉर्टेंट है। लाल रक्त कणिकाओं का आपको पता है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त जो शरीर के अंगों तक बहता है, किसके कारण बहता है, लाल रक्त कणिकाओं के कारण बहता है। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करती हैं, इम्यूनिटी प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं। और फिर क्या है लास्ट में, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करती है, रक्त का थक्का बनाने के लिए सहयोग करती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है स्टूडेंट, 5 से 6 लीटर होती है। ठीक है, मतलब एक एवरेज है कि 5 से 6 लीटर होती है। अगर शरीर के भार की अपेक्षा अगर परसेंट में देखा जाए तो कितना होता है, 7 से 8% होता है ना। टोटल बॉडी वेट का कितना होता है, 7 से 8% क्या होता है, ब्लड होता है ना। शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, 7 से 8% टोटल बॉडी वेट का। और देखा जाए लीटर में तो 5 से 6 लीटर होती है ना। कितनी होती है, 5 से 6 लीटर होती है। और अगर देखा जाए टोटल बॉडी वेट का तो 7 से 8% रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि शहद का प्रमुख घटक क्या है, फ्रक्टोज है। बिल्कुल होगा, शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है, एक फलों की शर्करा, जो कि हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। फ्रक्टोज क्या है, फलों की शर्करा है ना। तो शहद का प्रमुख घटक कैसी है, क्योंकि मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, हर जगह से फूलों को, है ना, इकट्ठा करके लाती हैं, फिर या फलों से रस चूस करके, है ना, अपने मतलब जो छाता रहता है उसमें ला के इकट्ठा करती है। मतलब शहद किससे बन रहा है, फलों से, फूलों से, है ना, इससे बनता है। इसलिए क्या होता है, शहद का जो प्रमुख घटक क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दूध उतारने के लिए आवश्यक हार्मोन्स कौन सा होता है। दोस्तों 2 हार्मोन्स होते हैं मिल्क से रिलेटेड, है ना। एक होता है मिल्क, एक होता है प्रोलैक्टिन भी होता है। एक क्या होता है, प्रोलैक्टिन होता है, और एक होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो दुग्ध उतारने के लिए मतलब जब स्तन से दुग्ध बाहर आने लगता है ना, स्तन से जब दुग्ध बाहर आने लगता है तो दुग्ध उतारने के लिए मतलब जब स्तन से दुग्ध का बाहर आना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटोसिन। और अगर बात की जाए कि दुग्ध निर्माण, स्तन में दुग्ध का निर्माण किस हार्मोन्स के कारण होता है, तो वो होता है क्या, प्रोलैक्टिन के कारण, है ना। दूध निर्माण किसके कारण होता है बच्चों, प्रोलैक्टिन के कारण होता है। निर्माण हो रहा है प्रोलैक्टिन के कारण, लेकिन बाहर आ रहा है किसके कारण, ऑक्सीटोसिन के कारण, मतलब एग्जिट हो रहा है। कैसे याद रखोगे इसको कि मिल्क क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, मतलब बाहर आ रहा है। तो कौन होगा बाहर लाने वाला, ऑक्सीटोसिन होगा। और निर्माण हो रहा है ना, मतलब निर्माण हो रहा है मतलब प्रोलैक्टिन हो निर्माण कर रहा है दूध का। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो एग्जिट कर रहा है मतलब ऑक्सीटोसिन कर रहा है, मतलब बाहर कर रहा है दूध को, है ना। तो ऐसे याद रखने की दृष्टि से बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो दूध उतारने के लिए आवश्यक हार्मोन्स है ऑक्सीटोसिन, और निर्माण के लिए कौन सा है, प्रोलैक्टिन। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भ्रूण के विकास के लिए अंग कौन सा होता है, प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा दोस्तों एक बहुत ही गहरा संबंध होता है माता और बच्चे के बीच में, है ना। मतलब जैसे कि ये माँ है, ठीक है, माँ का गर्भ है, ठीक है, तो यहाँ बच्चा पल रहा है, ठीक है, माँ का गर्भ है और ये बच्चा है, ठीक है, अंदर क्या है, एक बच्चा है, ठीक है। तो ये जो है, ये एक क्या है, प्लेसेंटा, जो माँ के और बच्चे के बीच में रहती है ना। तो ये प्लेसेंटा क्या काम करती है, बच्चों को खाद्य पदार्थ, है ना, खाना पीना जो भी है सब कुछ किसके द्वारा जाता है, प्लेसेंटा के द्वारा जाता है बच्चे तक, है ना, डायरेक्ट नहीं जाता है। उसके बीच में क्या रहती है, प्लेसेंटा, जो हर चीज़ बच्चे को, है ना, माँ के गर्भ से बच्चे को लिए हर चीज़ ले जाने वाली क्या होती है, प्लेसेंटा, जो एक मेम्ब्रेन होती है ना। और बच्चों प्लेसेंटा होती है ना, और ये क्या काम करती है, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर भी करने का काम करती है ना। बच्चे के जो उत्सर्जी पदार्थ रहते हैं या भ्रूण के जो उत्सर्जी पदार्थ रहते हैं उसको बाहर करने का काम कौन करती है, प्लेसेंटा। मतलब कि बहुत अच्छा संबंध होता है माँ और मतलब फिटस के बीच में या एम्ब्रियो के बीच में। ठीक है, तो प्लेसेंटा क्या काम करती है, भ्रूण के विकास के लिए एक अंग जो होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं, जो खाद्य पदार्थों की पूर्ति करती है, किसके लिए, भ्रूण के लिए, है ना। तो आप लोग याद रखोगे, तो प्लेसेंटा कहाँ पाई जाती है, माँ के गर्भाशय में पाई जाती है या मादा के गर्भाशय में पाई जाती है, जो भ्रूण को और माँ के गर्भ में जो अंडाशय है उसमें जो पाई जाती है ना, तो दोनों को अलग अलग करके रखती है।
ठीक है। और इसी के द्वारा क्या होता है, बच्चे को भोज्य पदार्थ जाते हैं, उत्सर्जी पदार्थ जो है बाहर आते। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टॉमी, है ना। तो स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं। और वैसेक्टॉमी भी होता है एक, क्या होता है बच्चों, वैसेक्टॉमी होता है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं बोर्ड में जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम उनको भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम इस बोर्ड का दुगना डिस्कस कर रहे हैं ना, मतलब दुगने क्वेश्चन हमारे हो रहे हैं। तो हम लोग और सारे क्वेश्चन को बहुत ही समझते हुए पढ़ रहे हैं ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहें चीज़ें। ठीक है, और जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब हर एग्जाम में देखे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं। और पुरुषों की नसबंदी को क्या बोलते हैं, वैसेक्टॉमी बोलते हैं, है ना। पुरुषों की नसबंदी को क्या बोलते हैं, वैसेक्टॉमी बोलते हैं। स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं। स्टूडेंट, जो ट्यूबेक्टॉमी, जो फैलोपियन ट्यूब होती है ना, जो अंडवाहिनी, तो उसको बांध दिया जाता है ना, ताकि जो है स्पर्म ओवम से न मिले। ठीक है, तो समझ में आया। तो स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं, पुरुषों की नसबंदी को क्या बोलते हैं, वैसेक्टॉमी बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जब पानी जम जाता है, जमकर बर्फ बन जाता है ना। फ्रिज में देखा होगा आपने, पानी रखा होगा और फिर पानी जम करके क्या बन गया, बर्फ बन गया। तो आपने देखा होगा, ठीक है, जब बर्फ रहेगा तो थोड़ी कम जगह में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वही बर्फ को आप मतलब पिघला दोगे, है ना, ठीक है, क्या कर दोगे, मेल्ट कर दोगे या पिघला दोगे, तो वो क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। जब वो पानी बनता है तो उसको ज़्यादा जगह घेरता है ना, मतलब पानी की अवस्था में जो है तो वो ज़्यादा जगह घेरता है, और जब बर्फ रहता है तो अब कम जगह घेरता है। मतलब कि आयतन क्या है उसका, जगह घेरना है ना। जैसे कि यहाँ पर हमने बर्फ़ रखी, बर्फ़ का गोला है, ठीक है, और यहाँ पर इसी बर्फ़ को हमने डायलेट करके रखे, तो ये ज़्यादा ऊपर तक आ जाएगा पानी, है ना। तो ये बर्फ़ तो कम जगह पर आई, लेकिन पानी होकर के क्या आ जाएगा, ज़्यादा जगह पे आ जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि पानी को जब जमकर बर्फ़ बन जाता है तो उसका आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो पानी जब जमकर बर्फ बन जाता है तो उसका आयतन क्या होगा, कम हो जाता है ना। यहाँ पर ये बोल रहा है कि पानी जब जमकर बर्फ बन जाता है ना, तो पानी है, हमने अभी बताया ना, पानी है, जम गया तो उसका आयतन क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो बर्फ बन रहा है। अगर वो पानी फॉर्म में रहेगा तो उसका आयतन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जब पानी जमकर बर्फ बन जाता है तो उसका आयतन क्या होगा बच्चों, कम हो जाता है ना। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि जब पानी की अवस्था में रहेगा तो उसका आयतन ज़्यादा होगा, लेकिन वो बर्फ क्योंकि उसके अणु पास पास आ जाएंगे, है ना। पानी की अवस्था में क्या रहता है, उसके अणु दूर दूर हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही बर्फ बन जाएगा तो उसके अणु पास पास आ जाएंगे, जिससे उसका आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, निमोनिया रोग किससे होता है। तो निमोनिया रोग किससे होता है स्टूडेंट, लंग्स से रिलेटेड रोग है ना। आप लोग जनरली सुनते होंगे हमेशा कि निमोनिया हो गया, है ना। तो किससे रिलेटेड रोग है, ये लंग से है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने एटीपी बनते हैं। तो कितने बनते हैं, 38 एटीपी बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। ठीक है, इसके बारे में हम ग्लाइकोलाइसिस साइकिल पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से डीपली तरीके से बनते हैं कि जो वायवीय अवस्था में कितने अणुओं का निर्माण होता है, अवायवीय अवस्था में कितने अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, कहाँ कितने एटीपी बनते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में कितने बनते हैं, ठीक है, क्रेब्स में कितने बनते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कितने बनते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। लेकिन आप लोग याद रखिए कि ग्लूकोज का जब एक पूर्ण तरीके से ऑक्सीकरण होता है अगर एक अणु का, तो कितने अणु एटीपी बनते हैं, 38 एटीपी बनते हैं, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट कि कोबाल्ट किस विटामिन में होता है। तो किस में होता है, B12 में होता है ना। क्या नाम है, साइनोकोबालामिन। B12 का नाम क्या है, साइनोकोबालामिन, जिसमें क्या होता है, B12 में कोबाल्ट होता है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पौधों में भोज्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, और पौधों में अगर जल के स्थानांतरण की बात की जाए तो पौधों में जल का स्थानांतरण, है ना, जल का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है स्टूडेंट, जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जाइलम, है ना। इंपॉर्टेंट है, मतलब भोज्य पदार्थ तो फ्लोएम, अगर जल है तो जाइलम, जल से याद रखोगे, जल से जाइलम, और भोज्य पदार्थ की बात आए तो फ्लोएम। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पौधों में भोज्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा। जल का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट, ठीक है। आज हम लोगों ने बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो हमेशा आते हैं एग्जाम में, है ना। कैसे आते हैं, हमेशा आते हैं, ठीक है। तो आप लोग इनको अच्छे से रीड कर लीजिएगा,
ठीक है दोस्तों, और अगर कोई डाउट्स होते हैं आपको तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं आप और पूछ सकते हैं मैम, या कोई टॉपिक अगर आपको पढ़ना हो कि मैम आप ये टॉपिक पढ़ा दीजिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई डाउट्स भी होता है इन क्वेश्चन में तो आप कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ लिख दीजिए तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर आप नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।